हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ थर्ड यूनिट दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन ऑफ स्टैंडर्ड +1 शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर कंपटीशन इन सीबीएसई। काइनेमेटिक्स के बाद ये चैप्टर बेसिक एप्लीकेशन बेस्ड है। तो लेट्स सी, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले इस चैप्टर को हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था और कुछ बेसिक टर्म्स हम पहले से सीख चुके हैं। तो आज मैं वही बेसिक से दोबारा शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आता है फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स इज सिंपली अ पुश और अ पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन। मतलब फोर्स एक ऐसी चीज़ है और एक ऐसा पुश और पुल है जो बॉडी का स्टेट चेंज करता है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसका स्टेट चेंज करने की कोशिश करता है, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका स्टेट चेंज करने की कोशिश करता है। फोर्स और क्या क्या कर सकता है? इट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। एक बॉडी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना है तो उस फोर्स के बिना नहीं हो सकता है। इट टेंड्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। किसी बॉडी का शेप और साइज चेंज करना है तो वी नीड अ फोर्स। तो फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन एंड CGS यूनिट है डाइंस, एंड दोनों में रिलेशन है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइंस। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं, दैट इज mLT-2। नाउ द वर्ड कम्स इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक बॉडी की जिद होती है। जिद किस तरह की जिद? अपनी स्टेट चेंज ना करने की जिद। तो इट इज द इनएबिलिटी, जिद इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, अपने आप, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी जिद है कि वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है तो वो चाहती है कि मैं यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती रहूं। तो यहाँ पे इनर्शिया 3 तरह का है। सबसे पहले आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में रहने की जिद। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है जी, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, तो उसके इफेक्ट्स पड़ते हैं जी। अब फॉर एग्जाम्पल, पैसेंजर्स मूव बैकवर्ड व्हेन अ बस सडनली एक्सेलरेट्स। सारे लोग पैसेंजर्स बस में बैठे हैं, एकदम से बस स्टार्ट करते तो सारे पैसेंजर्स पीछे को आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट पे थे और रेस्ट में रहना चाहते हैं। बस आगे मूव कर गई, पैसेंजर्स पीछे को रह गए। डस्ट फ्लाइज ऑफ व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक। जब एक कारपेट को स्टिक से बीट किया जाता है इस तरह से, जब इसको हिट करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा, बट जो इसके अंदर डस्ट होगी वो यहीं पे रह जाएगी। रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो नीचे गिर जाएगी। इसी तरह लीव्स एंड फ्रूट्स फॉल डाउन व्हेन ट्रीज वर विगरसली शेकन। अगर एक पेड़ को पकड़ के अच्छी तरह से हिलाते हैं, छोटे से पेड़ को, बहुत बड़े पेड़ को तो हिला ही नहीं सकते, तो उससे पत्तियां और फ्रूट्स नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों? दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि पहले वो रेस्ट में थे, जब मैंने पेड़ को शेक किया तो पेड़ मोशन में आ गया, बट पत्तियां और फ्रूट्स अभी भी रेस्ट पे रहना चाहते हैं, इसलिए वो उस पेड़ से डिटैच हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। नाउ कम्स नेक्स्ट इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। राइट, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। एग्जाम्पल्स, पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक्स ऑफ अ बस आर सडनली अप्लाइड। एक मूविंग बस है जिसकी ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो बस तो ब्रेक के साथ रुक गई, पर उसके अंदर जो पैसेंजर्स थे वो अपने आप को रोक नहीं पाए, इसलिए वो मोशन के कारण आगे फॉल फॉरवर्ड कर जाएंगे। एन एथलीट कीप्स ऑन रनिंग आफ्टर क्रॉसिंग अ फिनिशिंग लाइन। ऐसा क्यों? एथलीट भाग रहा था, भागते भागते फिनिशिंग लाइन क्रॉस भी कर जाता है, पर वो उसके पास मोशन होता है, वो एकदम से अपने आप को रोक नहीं पाता है, उसको अपना मोशन कैरी फॉरवर्ड करके धीरे धीरे स्लोली रेस्ट पे आना पड़ता है। अ साइकिल कीप्स ऑन मूविंग आफ्टर स्मॉल पैडलिंग। साइकिल की पैडलिंग कर दो, उसके बाद कुछ देर तक खुद चलता रहता है। आप घर में अपना फैन स्विच ऑफ करके देखो, फैन ऑफ हो जाएगा पर धीरे धीरे उसके ब्लेड्स चलते रहेंगे, फाइनली रेस्ट पे आएंगे। ठीक है जी, जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है। यू हैव टू रन अलॉन्ग द ट्रेन वाइल जंपिंग आउट फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। कभी ट्राई मत करिएगा, बट अगर फिर भी करना हो तो अगर एक मूविंग ट्रेन से उतरना है प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आपको ट्रेन के साथ साथ चलना पड़ता है। क्यों? आप पहले मोशन में थे, नीचे गिरेंगे तो साथ में ही आप रेस्ट पे आ जाएंगे।
अपर पार्ट ऑफ बॉडी विल रिमेन इन मोशन, तो आप आगे फॉल फॉरवर्ड कर जाएंगे। इट्स बेटर कि आप उसके साथ साथ थोड़ा चलें ताकि आप इनर्शिया अपना ब्रेक ना करें। ओके, क्वेश्चन आता है व्हाई सीट बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल तो चालान भी हो जाता है इसका जी। एक्चुअली दीज सीट बेल्ट्स आर कॉल्ड सेफ्टी बेल्ट्स। एक्चुअली सीट बेल्ट्स आर कॉल्ड सेफ्टी बेल्ट्स, बिल्कुल ठीक है जी। एज व्हेन सडनली वी ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन अ फास्ट मूविंग कार, पर्सन सिटिंग इन द कार फॉल्स फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। कार तो रेस्ट पे आ गई, पर बंदे जो अंदर बैठे हैं पैसेंजर है वो फॉरवर्ड फॉल करेगा एंड गेट इंजर्ड ऑल्सो। तो प्रिवेंट, उसको बचाने के लिए दीज सीट बेल्ट मेक देम टू स्टिक टू द सीट्स एंड अवॉइड एनी इंजरी। ठीक है जी, तो डैशबोर्ड से आप हिट ना करें, उसको बचाने के लिए दीज सीट बेल्ट्स आर और सेफ्टी बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड। लास्ट कम्स दैट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई भी बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज करना नहीं चाहती है। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अ पैसेंजर्स फॉल ऑन लेफ्ट साइड व्हेन अ कार टेक्स अ सडन राइट टर्न। सीधा जा रहे हैं, कार ने राइट टर्न लिया, सारे लोग अंदर और लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। और ये मोस्ट कॉमन है, आप सभी ने ऑब्जर्व किया भी है। इसके साथ रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, व्हाई मड गार्ड्स आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल्स। हर टायर के पीछे एक मड गार्ड लगा होता है, क्यों लगाता है? मड मूव्स अलोंग द टेंजेंट ऑफ टायर। जब टायर घूमता है उसके साथ अलोंग टेंजेंट, पीछे उसकी जो छींटें होती हैं वो उड़ती जाती हैं। सो द बैक पर्सन विल गेट डर्टी। उसको बचाने के लिए मड गार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई लगेज आर टाइड ओवर द रूफ ऑफ अ मूविंग कार। ये तो तीनों का एग्जांपल आ सकता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन के लिए। लगेज को बांधने की जरूरत क्या है? व्हाई इट इज नेसेसरी। कार ने स्टार्ट किया, लगेज पीछे गिर जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। कार चल रही थी, ब्रेक लगाई, आगे गिर जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। कार ने राइट टर्न लिया, ये लेफ्ट की तरफ गिर जाएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। तो तीनों के लिए एक ही चीज आ सकती है जी, राइट। अब बात आती है इनर्शिया है क्या? इनर्शिया इज मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। जितना एक बॉडी का मास ज्यादा होगा उतना ही उसका इनर्शिया होगा। समझ गए? तो आगे देखिए, आगे कॉन्सेप्ट आता है इनर्शिया के बाद न्यूटन के लॉज। अगर आपने इनर्शिया कंसेप्ट पढ़ लिया तो अब न्यूटन के लॉज पढ़ने पड़ेंगे। लॉज ऑफ इनर्शिया के बाद सबसे पहले शुरू होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? इट इज सिंपली लॉ ऑफ इनर्शिया। मैंने अभी आपको समझाया, हर एक बॉडी की जिद है कि वो अपना इनर्शिया चेंज ना करे, अपना स्टेट चेंज ना करे। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना चाहती है। वो जिद को तोड़ने के लिए हमें फोर्स चाहिए। कोई भी जिद को तोड़ने के लिए हमें फोर्स चाहिए। आप समझते हैं इस चीज़ को? जब आप सुबह सो रहे होते हैं, आपका मम्मी ने बोला सुबह उठना पढ़ना है, तो आपका इनर्शिया है, आपने नहीं उठना, आपका मन नहीं करता, तो मम्मी फोर्स लगाती है तो आपको ज़बरदस्ती भी उठा लेती है, राइट। तो हर एक इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए फोर्स चाहिए। तो न्यूटन ने भी यही कहा। न्यूटन ने पहला लॉ दे दिया और उसमें कहा इट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहा इनर्शिया? उसने कहा कोई भी इनर्शिया को ब्रेक करना है, चाहे वो रेस्ट का है, चाहे मोशन का है, चाहे वो डायरेक्शन का है, तो उसके लिए हमें फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स, यहाँ से न्यूटन फर्स्ट लॉ बना। दिस लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line until or unless any external force is applied on it. जब तक कोई फोर्स ना लगे तब तक उसका इनर्शिया काम करेगा। जैसे ही फोर्स लगे इनर्शिया टूट जाएगा। ठीक है जी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ने डिफाइन किसको किया? फोर्स के बारे में नॉलेज दिया हमें। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, अ फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line, right? Now comes to the next concept of linear momentum. Okay, linear momentum आपने 9th में पढ़ा, it is denoted by P. मैथमेटिकली चले तो इसका it is the product of mass of body and its velocity. mass of body and its velocity, ये मैग्नीट्यूड है। इनर्शिया मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो P वेक्टर इज m इंटू वी वेक्टर। पर यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है। समझने वाली चीज़ क्या है भाई? मोमेंटम होता क्या है? फिजिकल मीनिंग बताओ, मैथमेटिकल तो सभी को पता है। फिजिकली मोमेंटम इज ताकत। एक बॉडी जो मूविंग बॉडी है उसमें कितनी ताकत है, वो दूसरी बॉडी का कितना नुकसान कर सकती है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ जी मैं आपको। अभी एक एग्जांपल देता हूँ। एक कार है जिसका मास है 1000 किलोग्राम। दिस इज अ कार। स्पीड है उसका 10 मीटर पर सेकेंड।
इधर एक ट्रक है जिसका मास है 5000 किलोग्राम और उसकी भी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो साफ साफ पता लग रहा है किसके पास ताकत ज़्यादा होगी। जिसका मोमेंटम ज़्यादा है इसका मोमेंटम होगा 50,000, इसका मोमेंटम होगा 10,000। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके पास ताकत ज़्यादा है, अगर दोनों की टक्कर होती है तो इसका नुकसान ज़्यादा होगा, इसके पास ज़्यादा ताकत है इसका नुकसान करने की। गेटिंग माई पॉइंट? तो मोमेंटम इज बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जैसे हमने बोला p वेक्टर इक्वल्स टू mv वेक्टर, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन भी होगा। तो ऐसा यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड डायमेंशनल फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी mLT-1। फिजिकली लीनियर मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। किसके पास ज़्यादा मोशन है या ताकत है, एंड इट गिव्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स। गेटिंग? अब फार्मूला हम कर चुके हैं P इक्वल्स टू mv। तो ग्राफ बनाना सबसे ज़रूरी है फिजिक्स में जी। मोमेंटम और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ तभी बनेगा जब मास कांस्टेंट होगा। अगर हम बात करें मोमेंटम और मास का, मोमेंटम अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P इक्वल्स टू mv से, इसमें v कांस्टेंट चाहिए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम यहाँ से देखें मास और वेलोसिटी, मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, पर ये तभी होगा जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा, तो इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। मास और वेलोसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, बाकी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ था। अब ये क्वेश्चन आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जी, ध्यान से देखिएगा। अ कार एंड अ ट्रक हैव सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है, विच विल हैव मोर स्पीड। अभी किया मोमेंटम, मास और वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो किसका मास ट्रक का ज़्यादा होता है? ऑब्वियसली कार के कंपैरेटिवली, सिंस वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास फॉर अ कांस्टेंट मोमेंटम एंड मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मास ऑफ कार, देन वेलोसिटी ऑफ ट्रक विल बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ कार। ये हम पहले भी कर चुके हैं, अभी मैंने समझाया। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, यहाँ से ड्रॉप किया h, विच स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद स्पीड v एंड रीबाउंड्स विद सेम स्पीड टू द सेम हाइट, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज आया यहाँ पे, v स्पीड से टकराया और v स्पीड से चला गया, स्पीड तो सेम है बट वेलोसिटी होता तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, राइट? तो इनिशियल मोमेंटम वेक्टर के हिसाब से चले, ये नीचे को, दूसरे वाला ऊपर को, तो नेगेटिव हो जाएगा। गेटिंग? तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल करके 2mv वेक्टर आ जाएगा, तो मोमेंटम का चेंज होगा डबल। गेटिंग माय पॉइंट? अ बॉडी ऑफ मास m मूव विद स्पीड v along a circle of radius r, find the change in momentum when it reaches the diametrically opposite point। मतलब है ये जो बॉडी है ये ऐसे चक्कर लगा रही है, यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ पे जब पहुँचती है तो इसके मोमेंटम में कितना चेंज आएगा? अगर उसका स्पीड सेम है, यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, स्पीड सेम समझ के वो कहते हैं जीरो होगा, ऐसा नहीं, वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे mv इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे mv फाइनल मोमेंटम, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये प्लस तो ये माइनस, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके चेंज इन मोमेंटम निकाला, विच इज 2mv, बिल्कुल प्रीवियस जैसा है, राइट? आई होप यहाँ तक आपको मोमेंटम तक का न्यूटन फर्स्ट लॉ और इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए, वरना वीडियो को लाइक करिए। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। नाउ गो फॉर नेक्स्ट लेक्चर।